तो हाँ दोस्तों, तो बीएसएससी का जो यूटेरिया का सेट हम लोग कर रहे हैं, उसका सेकेंड सेट आज हम लोग करने जा रहे हैं। तो मेरा चैनल पे आपका स्वागत है। आप लाइक कर दिएगा, सब्सक्राइब कर दिएगा, तो शेयर भी कर दिएगा ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े, और कमेंट कर बताइएगा कैसा रहा सेट, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, पहला क्वेश्चन बोल रहा है, आप लोग एक कॉपी ले लीजिएगा और एक पेन ले लीजिएगा, ठीक है। तो अपना भी आप टिक करते जाइएगा ताकि आपका कितना सही हुआ तो आप लोग बताइएगा, तो हमें भी लगा कि नहीं मेरा पढ़ाने का कुछ फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग आज का पहला क्वेश्चन है हम लोग का, आज का पहला क्वेश्चन है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि फ्यूज का सिद्धांत संबंधित होता है। फ्यूज का सिद्धांत, अच्छा फ्यूज क्या था, तो ये विद्युत के उसमें प्रभाव से होता है। अच्छा, फ्यूज कैसा होना चाहिए, फ्यूज में निम्न प्रतिरोध होना चाहिए, निम्न प्रतिरोध उच्च गलनांक, निम्न प्रतिरोध उच्च गलनांक। तो उससे क्या होता है कि अगर ज़्यादा इलेक्ट्रिक है उसके अंदर आया, शॉर्ट सर्किट होगा, तो अगर ज़्यादा करंट आया तो क्या होगा कि उसका फ्यूज गल जाएगा, आपको तार सुरक्षित रहेगा। फ्यूज गलने के, फ्यूज का जो तार होगा वो गल जाएगा, तो आपका तार जो होगा, वायरिंग जो होगा, आपको नष्ट नहीं होगा, नष्ट होने से बच जाएगा। इसलिए उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक लगाना चाहिए, गलनांक निम्न होना चाहिए। अच्छा, तो क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्यूज का सिद्धांत जो संबंधित होता है वह विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव से होता है। तो देखते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन, देखते हैं इसका। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि सेकेंड कह रहा है कि यदि एक गोलीय दर्पण को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगा, उसका फोकस दूरी क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा। यदि एक गोलीय दर्पण को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी अपरिवर्तित, नो चेंज रहेगा। तो क्वेश्चन 3 देखते हैं। 3 कह रहा है कि प्रकाश तरंगों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर कौन सा वेरिएबल होता है, यानी कि प्रभावित होता है। तो कौन सा प्रभावित होता है, मतलब कौन बदलता है, वेरिएबल मीन्स क्या होता है, बदलता है। तो वेग और तरंग जो होता है वह बदलता है, आवृत्ति इसमें नहीं बदलता, याद रखिएगा, आवृत्ति नहीं। अगर प्रकाश की आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, प्रकाश की आवृत्ति अपरिवर्तित, नो चेंज होता है, बट वेग और तरंग क्या होता है, बदलते रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। 4 कह रहा है कि किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है। तो C/5 बराबर F-32/9, C/0/5 F-32/9, इस पर निकालिएगा तो आपको आ जाएगा कितना, 160 सेंटीमीटर। 4 का 160 डिग्री सेल्सियस आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। 1 हॉर्स पावर बराबर कितना जूल पर सेकेंड होता है, तो 746। क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं हम लोग। 6 कह रहा है कि लोलक घड़ी होता है गर्मियों में सुस्त हो जाती है, क्यों, धीमा क्यों पड़ जाते हैं, क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाने से टाइम का पीरियड धीमा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, अति चालक लक्षण होता है, अति चालक का लक्षण शून्य प्रवणता होती है, क्या होती है, शून्य होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। 9 का निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, आउटपुट नहीं होता है। अच्छा, आउटपुट नहीं आपको, अच्छा एक देखते हैं इसमें, इसका आंसर हो जाएगा टच स्क्रीन। टच स्क्रीन क्या आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये इनपुट डिवाइस है टच स्क्रीन, क्योंकि हम लोग टच करते हैं स्क्रीन पे तो बाहर दिखाता। अच्छा, अब देखते हैं कि इनपुट कौन कौन होता है, आउटपुट कौन होता है। तो इनपुट होता है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, और एक होता है जॉयस्टिक। अच्छा, अब बात करते हैं आउटपुट का। मॉनिटर जो वो दिखता है आउटपुट है, प्रिंटर आउटपुट है, साउंड कार्ड आउटपुट है, प्रोजेक्टर आउटपुट है। अब देखते हैं क्वेश्चन 9 नंबर हम लोग। क्वेश्चन 9 बोल रहा है कि रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार कौन किया था, हेनरी बेकरल। कौन किया था, 9 का आपको हो जाएगा हेनरी बेकरल। अच्छा, कब किया था, 1896 में। कब किया था, 1896 में किया था हेनरी बेकरल ने। कहाँ के था, फ्रांसीसी वैज्ञानिक हेनरी बेकरल ने 1846 में रेडियो एक्टिविटी की खोज किया था। इसे
टाइगर काउंटर भी मापा जाता है, इससे टाइगर काउंटर भी मापा जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 कह रहा है क्वेश्चन कि परमाणुओं में कक्षा भरने का क्रम नियंत्रित कौन होता है? अपबाऊ के सिद्धांत से हम लोग क्या भरते हैं? कक्षाओं को भरते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक मूल तत्व है? कौन एक मूल तत्व होता है? तो जो कार्बन का अपरूप होता है वो कहलाता है मूल तत्व। कौन कौन? जो कार्बन का अपरूप होता है, हीरा क्योंकि कार्बन का अपरूप है इसलिए वह शुद्धतम रूप है कार्बन का, इसलिए वह मूल तत्व है। बट हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन सभी क्या है? यही क्या मिश्रण होता है। तो 11 को जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नंबर देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन 12 कह रहा है कि सोप स्टोन मुख्यतः होता है, सोप स्टोन में क्या होता है? मैग्नीशियम सिलिकेट होता है। सोप स्टोन में मैग्नीशियम सिलिकेट होता है, मैग्नीशियम सिलिकेट होता है। यह एक बहुत सा मुलायम होता है, बहुत मुलायम होता है यह। अच्छा, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 नंबर कह रहा है। 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है तांबे के मिश्र धातु का नहीं बना होता है? नहीं होता है। तो कौन कौन नहीं होता है? 13 का आपको 4 नंबर पीतल कांसा होता है, जर्मन सिल्वर, रोल्ड गोल्ड होता है, गन मेटल होता है, डेटा मेटल होता है, बट रोज मेटल और टाइप मेटल नहीं होता। अच्छा, कुछ कुछ हम लोग देखते हैं कि मिश्रण में कौन कौन पाया था। जैसे पीतल में कॉपर जिंक, कांसा में कॉपर जिंक, जर्मन सिल्वर में कॉपर जिंक निकेल, रोल गोल्ड में कॉपर एल्युमिनियम। अच्छा, गन मेटल में कॉपर जिंक टीन, डेटा मेटल में कॉपर जिंक लोहा, रोज मेटल में बिस्मथ प्लम्बम और टीन, टाइप मेटल में पीबी एसबी एसएन। क्वेश्चन में देखते हैं 14 नंबर बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या है? तो बेकिंग सोडा आपको हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा को हम लोग बोलते हैं खाने वाला सोडा बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, बेकिंग पाउडर भी कहते हैं। अच्छा, एक होता है खाने वाला सोडा, एक होता है धोवन सोडा। तो धोवन सोडा बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, या तो वाशिंग सोडा, या तो धोने का सोडा बोलते हैं। एक तो हो जाएगा 14। 15 नंबर आते हैं। 15 कह रहा है कि निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने अस्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था? तो 15 आपको हो जाएगा जोसेफ प्राउस्ट। कौन किया था? जोसेफ प्राउड किया था। क्या दिया था? 1:8 के अनुपात दिया था। 16 नंबर मॉर्फिन किससे प्राप्त किया था? तो मॉर्फिन प्राप्त किया था पत्ती तना फूल। तो आपको क्या जाएगा? फल से होता है। मॉर्फिन किससे प्राप्त किया था? तो फल से। क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी परमाणु को उत्पन्न करने वाला पद होता है। तो कौन सा होता है उत्पन्न करने वाला? तो क्रेब्स चक्र होता है। कह रहा है कि हमारे जो तंत्र में एटीपी होता है वह उत्पादन कहाँ से होता है? क्रेब्स चक्र से होता है। यह चक्र कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। 17 का हो जाएगा 3 नंबर। 18 आते हैं हम लोग। 18 क्वेश्चन कह रहा है कि पादप कोशिका का जंतु कोशिका से भिन्न का कारण क्या होता है? यानी पादप कोशिका जंतु कोशिका से अलग कैसे है? इसको होता है कोशिका भित्ति का उपस्थिति। कोशिका भित्ति का उपस्थिति मतलब कहने का मतलब है कि जंतु कोशिका से भिन्नता क्या है? तो इसमें एक होता है जो पौधे किसकी बनी होते हैं? सेलुलोज की बनी होती है। क्वेश्चन 19 आते हैं। चिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? 19 नंबर चींटियों के अध्ययन को हम लोग क्या करते हैं? तो इसको बोलते हैं मर्मिकोलॉजी। मर्मिकोलॉजी 1 नंबर 19 का। अच्छा, गोलकीप पक्षियों के घोंसलों को अध्ययन क्या कहते हैं हम लोग? निडोलॉजी। क्या बोलते हैं? निडोलॉजी क्या होता है कि पक्षियों के घोंसले को अध्ययन को बोलते हैं निडोलॉजी बोलते हैं। अच्छा, अगला देखते हैं हर्पेटोलॉजी क्या होता है? हर्पेटोलॉजी होता है उभयचर और सरीसृप का अध्ययन को हर्पेटोलॉजी बोलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन नंबर कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? तो लीवर बनाता है। कौन? लीवर। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 21 नंबर हथेली में पाई जाने वाली हड्डी कौन सी होती है? तो मेटाकार्पल। 21 का क्या होता है? मेटाकार्पल। हथेली में पाई जाने वाली हड्डी मेटाकार्पल होता है।
क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि कौन सा विटामिन ई से संबंधित रासायनिक पदार्थ होता है। तो विटामिन ई को हम लोग क्या बोलते हैं, टोकोफेरोल बोलते हैं, बायोटीन को बोलते हैं, B7 को बोलते हैं, विटामिन डी को बोलते हैं कैल्सीफेरोल बोलते हैं हम लोग। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग, ये रसायन जो होता है ना, ऑर्गेनिक रसायन होता है, अगला बोलते हैं हम लोग बिडाल टेस्ट। बिडाल टेस्ट जो होता है किसके लिए किया जाता है, तो बिडाल टेस्ट अब किया जाता है टाइफाइड के लिए। बिडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कितना आप लोग का आंसर आता है। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है, तो कौन सा इसका हो जाएगा, 24 का हो जाएगा एब्सिसिक एसिड हो जाएगा, एब्सिसिक अम्ल हो जाएगा। क्वेश्चन 25 में आते हैं। 25 कह रहा है कि साल्क टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है। तो साल्क टीका आप याद रखिएगा किसका हो जाएगा, पोलियो के लिए होता है। पोलियो को टीका को साल्क टीका भी कहते हैं। इसका खोजकर्ता कौन था, जोनास साल्क था। पोलियो किससे फैलता है, वायरस या जीवाणु से, तो वायरस यानी विषाणु से फैलता है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है, तो राज्यसभा के द्वारा। किसके द्वारा, राज्यसभा के द्वारा। राज्यसभा अनुच्छेद संसद की नई 312 होता है राज्यसभा, कब होता है, 312 होता है। आगे आइए। क्वेश्चन 27 कह रहा है किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। तो मिनर्वा मिल्स वाद में 1980 में आया था। 1980 में कब आया था, 1980 में बताया था कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के क्या है, पूरक है। क्वेश्चन 28 देखते हैं। क्वेश्चन 28 बोल रहा है कि राष्ट्रीय आपात के उद्घोषण के समय संसद निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। अनुच्छेद 250 पे, अनुच्छेद 250 पे बना सकती है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। 29 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। जो नहीं वाला क्वेश्चन है वो सबसे डेंजर कहलाता है। नहीं को आप घेर दिया, नहीं तो आप सही वाला मार दीजिएगा। तो कल कौन समवर्ती सूची में नहीं शामिल होता है, तो बिजली तो हम लोग का होता है, बिजली होता है, आपराधिक प्रक्रिया भी होता है, समवर्ती सूची में होता है, पुरातात्विक भी होता है, बट सार्वजनिक जो व्यवस्था होती है आता है आपको राज्य सूची में आता है। कहाँ पे आता है, राज्य सूची में आता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि निम्न में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पर धारण नहीं करता है। तो केंद्रीय मंत्री करता है, को नहीं करता तो केंद्रीय मंत्री करता है, राज्यपाल भी होता है, मान्यवादी भी होता है, लोकसभा अध्यक्ष नहीं होता। लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्य के बहुमत के द्वारा इसको बनाया जाता है। लोकसभा के सदस्य के बहुमत से इसको बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान दिया जाता है। अनुदान तो केंद्र और राज्य का जो अनुदान जो उसको हिस्सा दिया जाता है हम हर एक साल, वो दिया जाता है वित्त मंत्रालय नहीं, वित्त आयोग के तहत दिया जाता है। किसके तरह, वित्त आयोग। तो वित्त आयोग का चर्चा आर्टिकल 200 कितना में 80 में चर्चा किया गया है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होता है, शामिल होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है। उनकी पुनरावृत्ति भी हो सकती है फिर से। 32 नंबर आते हैं हम लोग। 32 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता को व्यक्त करता है। तो 32 को आएगा 4 नंबर। हालांकि संसदीय स्वरूप में तो कार्यपालिका जो होता है वह विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। एक होता है कार्यपालिका, एक होता है न्यायपालिका, एक होता है विधायिका। तो विधायिका का काम है कानून बनाना, ठीक है, और कार्यपालिका का काम होता है उस कानून को लागू करना। जैसे कि हम लोग का डीएम हो गया, एसपी हो गया, जो बड़ा बड़ा अधिकारी होता है। अच्छा, और न्यायपालिका का काम है कि जहाँ झगड़ा उसको न्याय दिलाना, उस कानून में जो झगड़ा हुआ न्याय उसको क्या करना,
शोभ करना, उसको न्याय को न्याय दिलाना उसको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन 33 कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक होता है? विधानसभा में बिहार में कितना 243, तमिलनाडु में कितना 234, एमपी में कितना 230, बंगाल में कितना 294। तो सबसे अधिक कहाँ हो गया? पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर। चौतीस कह रहा है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित है? अबुल कलाम आजाद गलत बात है। एनी बेसेंट, हाँ, न्यू इंडिया एनी बेसेंट, न्यू इंडिया एनी बेसेंट। इनका एक और बुक है कॉमनवेल्थ, याद रखिएगा, कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, ये तो गलत बात है। अच्छा, अब इनका बुक कौन कौन है ये देखते हैं हम लोग। तो कह रहा है कि न्यू इंडिया तो हो गया और एक हो गया कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट का हो गया। अच्छा, हिंद स्वराज किसका है? हिंद स्वराज आपका हो गया महात्मा गांधी का, हिंद स्वराज महात्मा गांधी का। अच्छा, इनका बुक कौन है? अबुल कलाम आजाद का। अबुल कलाम का बुक का नाम है इंडिया विन फ्रीडम। इंडिया विन फ्रीडम किसका है? अबुल कलाम आजाद का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। 35 कह रहा है कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक बिहार का, तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। इसका आंसर होगा सचिदानंद सिन्हा का, जो प्रथम जो बना था हम लोग का। अच्छा हाँ, इनका क्या था कि जब बंगाल से बिहार जब अलग हो रहा था, जब बंगाल से बिहार अलग करने में इनका बहुत बड़ा योगदान था, बहुत बड़ा योगदान था। इससे बिहार प्रांत बना था और उड़ीसा प्रांत बनाया गया था बाद में। फिर आपको झारखंड भी अलग हो गया था, क्योंकि ये एक लेखक भी थे, एक अगर बात पत्रकार भी थे, एक वकील भी थे, एक अच्छा वकील थे, इसीलिए इनको माना जाता है। इनमें का मेन था कि बंगाल से जो बिहार को अलग करवाए थे, इनका बहुत बड़ा हाथ था, इसीलिए इसे आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता है। जो कैबिनेट सभा हुआ था, जो संविधान सभा का जो पहली बैठक हुआ था, उसमें 9 दिसंबर 1946 में इनको संसद से उपाध्यक्ष बनाया गया था, सचिदानंद सिन्हा को। अगला क्वेश्चन देखते हैं 36। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता मुख्य रूप से था क्या था? तो गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए इसको गांधी इरविन समझौता बोला गया। अच्छा, समझौता कब हुआ था? तो ये आपको हुआ था 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसी समझौता के बाद भारत गोलमेज सम्मेलन कांग्रेस जो हुआ था ब्रिटेन में हुआ था, गोलमेज सम्मेलन सेकेंड में, इसमें गांधी जी ने भाग लिए थे। अच्छा, गोलमेज सम्मेलन 3 हुआ था, 1930 में पहला, 1931 में दूसरा, 1932 में तीसरा हुआ था। अच्छा, ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक, इस समझौता के तहत कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करना पड़ा था। ठीक, इसी से कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 37 नंबर। 37 कह रहा है कि पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? पत्रकार तो ये आपको हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 38 नंबर। मुंगेर के बड़हिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? बकाहास भूमि की वास्तविक मांग था, क्योंकि बकाहास भूमि उसे हम लोग कहते थे। इसमें क्या होता है कि बकाहास भूमि उसे कहते हैं जो कि मंदी के कारण, लगान न दे पाने के कारण किसानों द्वारा अपनी भूमि जमींदारों को दे देती थी। जब उसको लगान नहीं चुकाता था तो इसको वापस कर दिया जाता था, भूमि छीन लेता था। ये कब हुआ था? 1936 में, याद रखिएगा, 1936 में पूछता है बीपीएससी में क्वेश्चन इसको। 39 कह कि निम्नलिखित में से किस शासक के सिक्के पर नाव का चिन्ह अंकित था? किसका नाव का चिन्ह था? ये था अगसिरी सतकर्णी। हाँ, अगसिरी था
सतकर्णी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर। 40 क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा सुल्तान सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने उसे विरोध किया था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी एक नया धर्म चलाना चाहता था। 41 में कह रहा है कि निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध का संपादन किया था? एक किया था आपको उनके 41 का कौन हो जाएगा? 2 नंबर प्रवसेन प्रथम था, ये इसने 4 अश्वमेध कराया था। अगला देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। 42 को रहा है कि चोल राजाओं में किस एक ने सिलोन यानी श्रीलंका सिलोन पर विजय प्राप्त किया था? तो इसका हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका को जीता था। ऐसा बताया जाता है कि यह प्रथम शासक था जिसने साम्राज्य विस्तार के क्रम में बंगाल क्षेत्र को भी अपने कब्जे में कर लिया था, अपने बंगाल को भी जीत लिया था। अच्छा, इसका इसी समय सबसे अधिक इसका विस्तार हुआ था जब श्रीलंका को जीता था। इसने सिलोन को जीता। अच्छा, इसने श्रीलंका के राजा रानी उसकी पुत्री वहाँ राजपूत को सबको अधिकार कर दिया था। राजमुकुट का अपमान करने के लिए इनकी आलोचना भी हुआ था। उसका जो राजमुकुट था, श्रीलंका के जो राजा था उसका राजा का रानी उसका पुत्री उसको वाहन और राजमुकुट का भी अधिकार कर लिया था। तो लोग कहा था कि राजमुकुट का जब अपमान करने के लिए इसकी आलोचना हुआ तो इन्हें मालदीव और पीकू के क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। कौन को? मालदीव को भी जीत चुका था ये आदमी। मालदीव इंडोनेशिया भी चल गया था ये राजेंद्र प्रथम। ऐसा शासक था ये, बड़ा क्रूर शासक था। अच्छा, ये मिलानी ये तो जानते होंगे आप लोग, ऋग्वेद। अच्छा, थोड़ा सा आगे करते हैं इसको हम लोग। ऋग्वेद में क्या होता है? प्रार्थना। ऋग्वेद क्या होता है? प्रार्थना। सामवेद संगीत का वेद। जो आद उसको पहले मिलाइएगा। ऋग्वेद आपको हो गया प्रार्थना वाला में, सामवेद संगीत का हो गया। अच्छा, अथर्ववेद को हम लोग बोलते हैं तंत्र मंत्र जादू टोना, ये तो जानने करते हैं आप लोग। एक बच गया आपको क्या? अजुर्वेद, तो स्रोत और कर्मकांड हो गया। अगला देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 44 देखते हैं हम लोग। अशोक को सर्वप्रथम कहाँ का शासक नियुक्त किया गया था? अशोक को सर्वप्रथम कहाँ का शासक नियुक्त किया गया था? तो उज्जैन। उज्जैन किस नदी किनारे बसा हुआ? तो उज्जैन बसा हुआ है क्षिप्रा नदी किनारे। कहाँ पड़ता है? एमपी में। अच्छा, कहला कि राज्याभिषेक हुआ था उज्जैन में। अच्छा, अशोक का जन्म राज्याभिषेक कब हुआ था? 298 बीसी में हुआ था। कब हुआ था? 298 बीसी में। अच्छा, अशोक का नाम सर्वप्रथम मास्की और गुजरात अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। कहाँ पे? मास्की और गुजरात अभिलेख में। क्वेश्चन 45 का निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया था? तो अच्छा, एक होता है रिपन, दोनों कंफ्यूज करते हैं रिपन और लिटन। तो य र ल बात करते हैं तो ल वाला पहले आया था, लिटन ये आपको हो गया। य र ल, य र पहले आता है, उसके बाद ल आता है, तो ल वाला पहले ये आपको आएगा 76 से 80 रहा था। ये आपको ये आदमी रहा था 76 से 80, ये रहा था 80 से 84, 80 से 84। ये आपको 76 1876 से 80 के बीच में था। अच्छा, तो लिटन जो था प्रेस एक्ट को लागू किया था। लिटन लागू किया था। लिटन इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। लिटन लागू किया था, बट जो रिपन था वह प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया था। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर 46 नंबर तो हो गया। 46 कह रहा है कि पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा क्या आरंभ किया गया है? तो ये किया गया 46 का 2 नंबर इको मार्ग। हाँ, इको मार्ग। हाँ, 1 नंबर 46 के इको मार्ग किया गया। अगला देखते हैं 47 कह रहा है कि विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से क्या है? तो सबसे बड़ा क्या होता है? समुद्र। सबसे बड़ा समुद्र। और सबसे ज्यादा जनसंख्या विश्व में किसका है? तो मछली का रखेगा। किसका? मछली का। देखते हैं 48 बोल रहा है एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या हो सकता है? तो 48 हो जाएगा डाइटम क्रस्टेशियाई हेरिंग हो जाएगा आपको। ठीक है, 49 का देखते हैं हम लोग। 49 कह रहा है आपको कि
प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुआ था? तो 1973 में। कब हुआ था? 1973 में। 1973 में किया गया था। आगे देखते हैं 50 देखते हैं, क्वेश्चन कर रहा हूँ। 50 कह रहा है कि बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो बीज बचाओ आपको जाएगा उत्तराखंड। 50 का आपको जाएगा 2 नंबर। बीज बचाओ उत्तराखंड। कहाँ? टिहरी। टिहरी जो जिला होता है वहाँ पे किसानों ने देखा कि ये रासायनिक उर्वरक के बिना भी विविध फसलों के उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से व्यवहार कृषि संभव है। तो बीज याद अच्छा क्वेश्चन है। बीज बचाओ आंदोलन कहाँ संबंध किस राज्य से है? तो उत्तराखंड, टिहरी जिला उत्तराखंड। 51 कह रहा है इसमें कि भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य निम्न में से कौन है? सबसे बड़ा कौन? तो नागार्जुन। नागार्जुन कहाँ है? तो आपको ये आंध्र प्रदेश में होता है। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन है? नागार्जुन। ये कितना मीटर में फैला हुआ था? 3568 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये कहाँ पे है? नागार्जुन आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। 52 हम लोग आते हैं। 52 कह रहा है कि अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया? किसके लिए? अंग्रेजी साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार कब दिया गया था? तो 52 का 2018 में दिया गया था। पहली बार 18 में दिया गया था। ये 3 साल पहले यह ज्ञानपीठ पुरस्कार की भाषा के रूप में शामिल हुआ था। जी 18 में। तो किसको दिया? क्वेश्चन नंबर 53 कर रहा है कि बर्फानी तूफान किस प्रकार की आपदा है? बर्फानी तूफान किस प्रकार की आपदा है? तो वायुमंडलीय आपदा है। किसका? वायुमंडलीय है। क्वेश्चन नंबर 54 देख। हाँ दोस्तों, तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। भारतीय प्रामाणिक समय निर्धारित किया जाता है 82.5 डिग्री पूर्वी अक्षांश। कहाँ पे? 82.5 डिग्री पूर्वी अक्षांश कहाँ से? यूपी का एक नैनी जगह होता है। यूपी का नैनी जगह होता है, वहाँ से 82.5 डिग्री गुजरता है। अच्छा, 82.5 डिग्री इंडिया से 5 स्टेट से गुजरता है। कितना? 5 स्टेट। कौन कौन? यूपी पहला आपको हो जाएगा, यूपी, एमपी, उसके बाद एपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, एक होता है आपको छत्तीसगढ़ और एक होता है आपको उड़ीसा। 5 को कौन कौन? यूपी, एमपी, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। 5 स्टेट 82.5 डिग्री पूर्वी अक्षांश गुजरती है। अगला देखते हैं। बेगनगर क्या कह रहा है? बेगनगर के महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत संबंधित होता है किससे? किसका? बेगनगर के। तो 55 का हो जाएगा 1 नंबर। महाद्वीपीय एवं महासागरों की उत्पत्ति से। महाद्वीपीय एवं महासागरों की उत्पत्ति से होता है। 56 हम देखते हैं क्या कह रहा है। 56 बोल रहा है कि आटाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित होता है? आटाकामा मरुस्थल दक्षिण आपको अमेरिका में हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका में आएगा आटाकामा मरुस्थल। कहाँ पे? अच्छा, ये कितना किलोमीटर दूरी तक फैला हुआ है? प्रशांत महासागर का लगभग ये आपको 1000 किलोमीटर फैला हुआ है। दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल इसे कहा जाता है। कौन? आटाकामा मरुस्थल को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। 57 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? फिर आगे नहीं वाला क्वेश्चन। तो नहीं वाला क्वेश्चन डेंजर होता है। अच्छा, पंपास अर्जेंटीना, ये तो बिल्कुल सही है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, ये भी सही है। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका का, ये भी बिल्कुल सही है हम लोग का। लानोज वेनेजुएला का याद रखिए। लानोज कहाँ का होता है? ये चिली नहीं है, वेनेजुएला का था आंसर इसका ये। अच्छा, कुछ घास का मैदान हो देखते हैं। लानोज वेनेजुएला का। स्वाना अफ्रीका का है जो सूडान में पड़ता है। कैंपोस जो होता है ब्राजील का होता है। पंपास अर्जेंटीना का। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका का। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया का। 59 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग। 59 कह रहा है कि पांचुतासम एवं निश्चुतासम निक्षेपणात्मक स्थलाकृति हैं। तो 58 का होगा 2 नंबर। भूमिगत जल से। किससे होता है? भूमिगत जल से होता है। 59 देखते हैं हम लोग कह रहा हूँ। 59 बोल रहा है कि निम्नलिखित नगरों या शहर में कौन सा भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है? तो जमशेदपुर। क्या कहता है? जमशेदपुर। जमशेदपुर झारखंड का एक शहर होता है। भारत का पहला इस्पात शहर इसी में था। अच्छा, वर्ष 1907 में टाटा स्टील ने जमशेदपुर में स्थापित किया था पहला इस्पात वाला। जमशेदपुर
देखा जाए तो खनिज संपदा से वह भरपूर है। समृद्ध होने के कारण इसे स्टील शहर या तो पृथ्वीवर्ग के रूप में इसे जाना जाता है। खनिज संपदा की समृद्ध के कारण इसे हम लोग कहा जाता है पृथ्वीवर्ग। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। 60 कह रहा कि बैलाडीला छत्तीसगढ़, बैलाडीला छत्तीसगढ़ किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो 60 का हो जाएगा लौह अयस्क। भारत में सबसे अधिक अगर लौह अयस्क पाया जाता है तो कहाँ? उड़ीसा में। तो बैलाडीला भारत का दूसरा सबसे बड़ा लौह उत्पादन का साधन, ठीक है, दूसरा सबसे ज्यादा। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क कहाँ होता है उत्पादक? एक निर्यातक करता है। आगे देखते हैं, 61 नंबर देखते हैं। 61 का रहा कि निम्नलिखित में से किसका संबंध कथक नृत्य से नहीं है? फिर आगे नहीं वाला क्वेश्चन, तो नहीं वाला क्वेश्चन डेंजर होता है। तो 61 का हो जाएगा 4 नंबर। मायाधर रावत जो होता है वह कथक कली से संबंधित नहीं होता है। बिरजू महाराज क्या खेलते हैं? कथक। राधा रेड्डी कुचिपुड़ी। मोहन महापात्र उड़ीसा। सविता मेहता मणिपुरी। हेमा मालिनी मोहिनीअट्टम केरला। अगला क्वेश्चन हम लोग है 62 नंबर है। विश्व स्तनपान दिवस किस वर्ष मनाया जाता है? तो आपको किस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है विश्व स्तनपान दिवस? 1 अगस्त को। याद रखिएगा 1 अगस्त को हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 करा कि रमन अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित होता है? तो बेंगलुरु का रमन अनुसंधान का मुख्यालय कहाँ होता है? तो बेंगलुरु में होता है। अच्छा, हम लोग कुछ देखते हैं। केंद्र कह रहा है कि राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र कहाँ है? पुणे में। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ? नई दिल्ली। भारतीय विज्ञान संस्था का मुख्यालय कहाँ? बेंगलुरु में। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ? वनस्पति वाला लखनऊ में हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। तेजिंग नॉर्वे, तेजिंग नॉर्वे साहसिक पुरस्कार से शुरुआत किस वर्ष किया गया था? तो हो जाएगा 1993 में तेजिंग नॉर्वे का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। शांति काल का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार पुरस्कार कौन सा? शांति काल में। तो शांति काल में सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार अशोक चक्र। अशोक चक्र शांति काल में सबसे वीरता पुरस्कार बड़ा होता है अशोक चक्र। युद्ध काल में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है परमवीर चक्र। उसके बाद आता है महावीर चक्र। उसके बाद आता है वीर चक्र। शांति काल का वीरता पुरस्कार अशोक चक्र। युद्ध काल का सबसे बड़ा पुरस्कार परमवीर चक्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं 66 का, दोनों हाथ रखिएगा। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो 1917 में किया गया था। 66 का होगा 2 नंबर। मगध विश्वविद्यालय कब किया गया? तो मगध का 62 में 1962 में। तिलका का 1960 में। नालंदा खुला विश्वविद्यालय का 1987 में। जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय 1992 में। अगला क्वेश्चन देखते, ऑपरेशन कावेरी का संबंध किससे है? तो ये पढ़ाए थे हम लोग। ऑपरेशन कावेरी का हो जाएगा भारत और सूडान के बीच संबंधी होता है। ऑपरेशन कावेरी भारत और सूडान के बीच होता है। वहाँ अपने नागरिकों को फंसे भारत ने निकालने के लिए किया था ऑपरेशन कावेरी सूडान। 68 क्वेश्चन आते हैं। कल किस राज्य द्वारा लाडली बहना योजना को शुरू किया गया? तो ये आपको बता दीजिएगा आप लोग। एमपी हो जाएगा शिवराज सिंह चौहान। किसके द्वारा प्रोजेक्ट हिमांक शुरू किया गया? तो प्रोजेक्ट हिमांक होगा बीआरओ द्वारा। किसमें? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये शुरू किया गया है लद्दाख में। कहाँ पे प्रोजेक्ट हिमांक? कहाँ? लद्दाख। कौन शुरू किया गया है? तो बीआरओ बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन। 70 क्वेश्चन देख रहे हैं कि हाल ही में किस देश में 3 लोगों ने डीएनए वाला बच्चा का जन्म हुआ? अच्छा, हाल ही में किस देश में 3 लोगों के डीएनए वाला बच्चा जन्म हुआ? कहाँ पे? तो आपको ब्रिटेन हो जाएगा। कहाँ पे? ब्रिटेन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 71 क्वेश्चन कर रहा है, कुछ करेंट दिया गया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में दूसरे स्थान पर कौन सा देश रहा है? कौन? हैप्पीनेस में सबसे खुशी विश्व में दूसरा देश कौन सा? 71 का डेनमार्क। और सबसे फिनलैंड सबसे खुशी होता है।
हाल ही में हाल ही में हाल ही में सीबीआई का निदेशक नियुक्त किया गया किसे? तो बात है प्रवीण सूद को। सीबीआई कौन है? प्रवीण सूद को नियुक्त किया गया। 73वां क्वेश्चन कौन सा? 73 है आपको कि किस देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये आपको जाएगा कहाँ क्या? 73 का सूरीनाम का। कहाँ दिया गया? सूरीनाम को दिया गया था। अभी मिस्र में भी लाया गया है। 74 देखते हैं लोग। कलर्स ऑफ डेवोटेशन, कलर ऑफ डेवोशन पुस्तक के लेखक कौन है? अच्छा क्वेश्चन याद रखिएगा। कलर ऑफ डेवोशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो 74 को अनीता भरत शाह। कलर ऑफ डेवोशन के लेखक अनीता शाह। तो दोस्तों आज का ये सेट समाप्त हुआ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपका कितना नंबर आया, एकदम सही एग्जैक्ट बताइएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं अगला सेट में। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 3 कल करेंगे, सेट नंबर 3 सॉरी। धन्यवाद।